Here I am going to discuss the charging and discharging of capacitor। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ एक RC सर्किट बनाया हुआ है जिसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसका कैपेसिटेंस C है और एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है और एक मैंने आइडियल बैटरी ली हुई है जिसका EMF E है और इसमें एक करंट I फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस RC सर्किट के साथ आज का डेरिवेशन। तो होता क्या है, जब हम कैपेसिटर पे एक वो बैटरी लगाते हैं तो धीरे धीरे उस पर चार्ज आने लगता है, एक साइड पॉजिटिव चार्ज आने लगता है, एक साइड नेगेटिव। तो टाइम के साथ साथ वो चार्ज बढ़ता जाता है। शुरू में तो इनिशियली ज़ीरो होता है, बाद में धीरे धीरे बढ़ता जाता है और जैसे ही उस पर फुल चार्ज आता है अपना, जितना वो मतलब अपने अंदर चार्ज समा सकता है, तो उस टाइम पे जो इसमें जो करंट है वो दौड़ना बंद हो जाता है। जैसे कि जीरो टाइम पे इस पर जीरो चार्ज है, धीरे धीरे करके जब इस पर चार्ज आता जाएगा और फुल चार्ज हो जाएगा तो इस सर्किट में करंट बंद हो जाएगा, यानी कि इसमें करंट जाएगा ही नहीं, फ्लो ही नहीं होगा आगे। तो हमें यही निकालना है कि अगर क्वेश्चन दे दे हमको कि किसी टाइम टी पे, जैसे मान लीजिए हमें किसी सर्किट का दे दिया रेजिस्टेंस, EMF दे दिया बैटरी का और एक कैपेसिटेंस दे दिया, कैपेसिटर दे दिया कैपेसिटेंस C का, और हमसे कहा कि किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे निकालिए कि चार्ज कितना होगा, इस कैपेसिटर पे कितना स्टोर हुआ होगा। तो उसी एक्सप्रेशन को आज हम ड्राइव करेंगे। तो उस एक्सप्रेशन को ड्राइव करने के लिए हम किरचॉफ्स लूप लॉ यूज़ करेंगे। हम उसके अकॉर्डिंग हम कैसे क्या लिख सकते हैं, C प्लस RI माइनस E इक्वल्स टू 0। ये पता है हमें, किरचॉफ लूप लॉ से हम इसे लिख सकते हैं, टर्म लिख सकते हैं। आगे फर्दर इसको हम लिखें तो RI इक्वल्स टू E0 माइनस Q/C। अब हमें पता है हम जो ये करंट है I है, इस करंट को हम dQ/dt भी लिख सकते हैं। ये एक्सप्रेशन होता है dQ/dt I होता है, ये पता है हमें, तो हम इसको यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हम यूँ भी लिख सकते हैं CE माइनस Q/C। अब dQ और dt को अकॉर्डिंगली मतलब इधर उधर ले जाके इंटीग्रेट करेंगे अब हम। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे dQ अपॉन CE माइनस Q इक्वल्स टू 1/RC dt। अब हमें पता है कि इनिशियली टाइम जीरो है, ये तो फिक्स है, टाइम तो ज़ीरो होता है पहले इनिशियली, बाद में t होता है, t ले लेंगे टाइम को। और चार्ज जो होता है, चार्ज भी इस कैपेसिटर पे इनिशियली ज़ीरो है और धीरे धीरे करके Q हो जाता है, यानी कि जितना वो स्टोर कर सकता है उसे हम Q मान लेते हैं। तो धीरे धीरे करके चार्ज इस पर Q आ जाएगा। तो हम इंटीग्रेट करेंगे चार्ज को तो Q से 0 से Q तक और टाइम को 0 से t तक। यहाँ 0 से Q तक गया चार्ज और टाइम गया 0 से t तक। आगे इसको लिखते हैं अब हम। अब इंटीग्रेशन कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन होता है CE माइनस Q ln CE माइनस Q और डिफरेंशिएशन। अब ये तो ln में चला जाएगा ऊपर और इस टर्म का हो जाएगा नीचे डिफरेंशिएशन। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे Q के रिस्पेक्ट में तो ये तो कांस्टेंट है CE, माइनस Q का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, -1, तो अपॉन में -1। और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, सॉरी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से Q तक। इसको जब हम करेंगे तो ये T/RC तो कांस्टेंट है, 0 से T ऐसे आ जाएगा। अब हम इसको लिख लेते हैं आगे, और माइनस ln, जब Q रखेंगे तो एक बार Q हो जाएगा, 0 रखेंगे तो CE रह जाएगा बस। तो ये कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है Q/CE ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, इक्वल्स टू T/RC। माइनस साइन को इधर ले जाते हैं हम, ln CE माइनस Q बाय CE इक्वल्स टू -T अपॉन RC। ऐसे आ गया।
अब हम ले लेते हैं दोनों साइड ई ले लेते हैं, जिससे कि ln की टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो ई लेने पर क्या होगा जी, ln की टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, ये रह जाएगा सी ई माइनस क्यू बाई सी ई, और ये हो जाएगा ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब ये टर्म आ गई, इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू बाई सी ई इक्वल्स टू ई माइनस टी बाय आर सी, और 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी, सी ई इक्वल्स टू क्यू। ये हमारे पास फाइनल टर्म आ गई, यानी कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की जो टर्म होती है जो निकालते हैं, इससे निकालते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी कैपेसिटर का रेजिस्टेंस दिया हो और सर्किट का रेजिस्टेंस दिया हो और सर्किट का कैपेसिटेंस दिया हो, तो हमसे कह दिया जाए कि किसी टाइम पर्टिकुलर टी टाइम पर कितना चार्ज हुआ होगा वो कैपेसिटर, वो ये निकालिए। तो हम इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज रख के क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एक गौर करने वाली चीज़ यहाँ पर ये है, जो सबसे मेन इस एक्सप्रेशन के बाद सबसे मेन जो चीज़ है इस टॉपिक में, कि अगर हम टी की वैल्यू, जो यहाँ पर टाइम टी है, इसकी जगह पर अगर मैं टी की वैल्यू आर सी रख देता हूँ, ये जो आर सी है टाइम की वैल्यू में आर सी रख देता हूँ, तो क्या होगा, जैसे मैं इसकी वैल्यू टाइम की वैल्यू आर सी रखूँगा तो ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर बस 1 बचेगा, की पावर -1 सी ई इक्वल्स टू क्यू, ऐसा दिखेगा ई सी इक्वल्स टू क्यू। यानी कि जब टाइम हमारा आर सी होगा, यानी कि जो हमारे सर्किट का रेजिस्टेंस है और कैपेसिटेंस है, उनका प्रोडक्ट करके जो वैल्यू आएगी, वही वैल्यू अगर हम टाइम की एज्यूम करेंगे तो हर बार जो चार्ज आएगा वो ये आएगा हमेशा, और इसकी वैल्यू होती है 0.63 कैपेसिटेंस इनटू ईएमएफ ऑफ बैटरी इक्वल्स टू क्यू। और जो आरसी होता है सर्किट का आरसी, उसे हम टाइम कांस्टेंट भी कहते हैं, क्योंकि वो एक कांस्टेंट टाइम है। आरसी टाइम पे कोई भी सर्किट हो, कैसा भी हो, आरसी टाइम जब होगा तो उसका जो चार्ज होगा वो 0.63 CE होगा, यानी कि 63% चार्ज हो चुका होगा हमारा कैपेसिटर। क्योंकि जो CE होता है, ये तो होता है वो कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, यानी टोटल चार्ज का 0.63% वो आरसी टाइम पर होल्ड कर चुका होगा। तो इसे हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट, यानी कि टी को हम आरसी, इसे हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं आरसी को। ये तो हो गया चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब लेते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए हमें एक और आरसी सर्किट बनाना पड़ेगा। तो चलिए एक और आरसी सर्किट बनाते हैं। आरसी, इसमें जो है हमारी बैटरी नहीं है, क्योंकि बैटरी होती है चार्ज करने के लिए। अब जब बैटरी होगी तो वो चार्ज होगा, और जब बैटरी नहीं होगी तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। तो डिस्चार्ज हो रहा है तो ये तो सीधी सीधी पॉइंट की बात है, सबको समझ में आती होगी कि डिस्चार्ज होते वक्त जो उस पर इनिशियल चार्ज होगा कैपेसिटर पे वो क्यू होगा, जो मतलब वो जितना स्टोर कर सकता है क्यू, वो चार्ज कैपेसिटर पे होगा इनिशियली, और धीरे धीरे करके जो चार्ज है वो ख़त्म होता जाएगा। इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, ये प्लस है ये माइनस है, इस तरफ करंट की डायरेक्शन होगी। तो हम फिर से किरचॉफ लूप लॉ का यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब हमारे पास वो बैटरी नहीं है, बस ये सी और आर है, तो हम किरचॉफ लूप लॉ कैसे लगा सकते हैं, क्यू बाई सी माइनस आर आई इक्वल्स टू 0, ये लिख सकते हैं। आगे क्यू बाई सी को हम लिख सकते हैं आर आई। अब अगर मैं आई की जगह पर आई की जगह पर डी क्यू बाई डी टी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो माइनस भी आएगा साथ में, क्योंकि पहले तो मैंने डी क्यू बाई डी टी सीधे सीधे लिख दिया था, क्योंकि जो करंट था हमारा वो मतलब
सीधे सीधे था, मतलब जो चार्ज था हमारा वो बढ़ रहा था। अब चार्ज जो हमारा घट रहा है, तो जो डिफरेंस होगा, अब डी का मतलब तो ये होता है डिफरेंस, वो नेगेटिव में आएगा। तो इसलिए जब डिस्चार्जिंग होती है तो हम करंट की टर्म को माइनस डी क्यू बाई डी टी लेते हैं। तो हम इसको माइनस क्यू बाई सी आर डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं। आगे प्रोसीड करते हैं। इंटीग्रेशन के लिए डी क्यू और डी टी को अलग अलग कर लेते हैं। तो हम इसको कुछ ऐसे भी लिख देंगे यहाँ पे, डी क्यू बाई क्यू इक्वल्स टू माइनस आर सी डी टी। अब यहाँ पर हम लिमिट क्या रखेंगे? अब यहाँ पर पहले तो हमने 0 से Q तक लिमिट रखी थी, अब हमको लिमिट रखनी पड़ेगी Q से 0 तक, क्योंकि अब जो हमारा कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसके पास इनिशियली चार्ज Q है और फाइनली चार्ज 0 है, पर जो टाइम की लिमिट होगी वो 0 से T रहेगी। ये तो सीधी सीधी बात है ही। यहाँ पर हम Q से 0 तक ले जाएंगे लिमिट को, डी क्यू बाई क्यू माइनस टी बाय आर सी। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? एल एन क्यू, जो लिमिट रखेंगे हम Q से 0 तक इक्वल्स टू माइनस टी बाय आर सी। अब एल एन क्यू से 0 तक हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हमने एक छोटी सी मिस्टेक की है, ये जो चार्ज होगा Q फाइनल 0 नहीं होगा हमारा, क्योंकि हमें तो कोई चार्ज पर्टिकुलर निकालना है ना कि उतना चार्ज कब हुआ होगा, तो 0 थोड़ी रख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको Q डैश रखेंगे, Q डैश यानी कि चार्ज हमारा इनिशियल से टाइम T तक कितना कम हुआ है, तो हम मान लेते हैं Q डैश हो गया T टाइम में, तो हम Q डैश मान लेंगे, 0 नहीं मानेंगे। तो इसको हम एल एन Q डैश बाई Q इक्वल्स टू माइनस टी बाई आर सी ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, पहले मैंने 0 लिख दिया था क्योंकि मैंने मान लिया था कि चार्ज पूरा 0 हो रहा है, पर चार्ज अगर पूरा 0 हो जाएगा तो कोई चार्ज की टर्म ही नहीं आएगी निकालने के लिए, तो मैं चार्ज की कोई वैल्यू दूंगा किसी टाइम T के बाद, इसलिए यहाँ पे Q डैश लिया है, यानी कि किसी टाइम T में चार्ज कितना कम हुआ है, कितना हो गया है, मतलब इनिशियल से फाइनल कितना चला गया है। तो अब हम यहाँ पे E लेते हैं, पिछली बार की तरह जब मैं E लूँगा तो ये Q1 बाई Q रह जाएगा, इस तरफ आ जाएगा e की पावर माइनस टी बाय आर सी। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, Q डैश इक्वल्स टू Q e की पावर माइनस टी बाय आर सी, यानी कि अगर हमारा इनिशियल चार्ज किसी कैपेसिटर पे Q है और रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस आर सी है सर्किट का, तो T टाइम में उसका चार्ज इतना हो जाएगा Q डैश, यानी फाइनल चार्ज इतना है तो T टाइम में उसका चार्ज इतना हो जाएगा, सॉरी Q इनिशियल इतना है तो फाइनल चार्ज Q डैश हो जाएगा। अब फिर से यहाँ पे हमें एक टर्म दिख रही है पिछली बार की तरह T, अगर मैं यहाँ पे आर सी रख देता हूँ तो ये कैंसिल हो जाएगी पूरी की पूरी, तो यहाँ -1 बचेगा पिछली बार की तरह, यानी कि Q डैश इक्वल्स टू Q e की पावर -1 Q बाय E। इसको मैं लिख सकता हूँ Q डैश इक्वल्स टू 0.37 Q, यानी कि पिछली बार हमने निकाला था कि टाइम RC में जो हमारा कैपेसिटर चार्ज हो चुका होगा वो 0.63 Q हो चुका होगा। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर टाइम T RC है हमारा डिस्चार्जिंग में, तो जो कैपेसिटर वो डिस्चार्ज 0.37 हो चुका होगा, यानी कि 37% डिस्चार्ज हो चुका होगा टाइम कांस्टेंट RC पे।